बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे आज के टॉपिक्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माजरत कर ली है और ये क्या माजरा रहा है, इस पर बात करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया है, इस पर भी बातचीत की जाएगी और इसके साथ साथ स्मोक के हवाले से भी एक्सपर्ट ओपिनियन और हुकूमत क्या कर रही है उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। सियालकोट में एक वाक़या पेश आया है, वकला की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पर धावा बोला गया है। इस मामले का तज़किरा भी आज के शो में हम करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं शामी साहब, अहम मामला गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम के इल्ज़ामात और उस पर पेशी हुई। शामी साहब, एक इस पर हम जो है अमीर सईद अब्बासी आज की हियरिंग है उस पर उनकी भी टेक लेंगे, क्या आज हुआ अदालत में। लेकिन इस तरह की जो बातें सामने आती हैं, ख़बरें सामने आती हैं, आम आदमी क्या सोचता होगा इंसाफ के बारे में, इंसाफ पर उसका जो यकीन है वो किस हद तक कमज़ोर होता होगा इस तरह के बयानात इल्ज़ामात से? नहीं, देखें, गलती तो हर शख्स से हो सकती है और बड़े से बड़ा आदमी भी गलती कर सकता है, छोटे से छोटा भी गलती कर सकता है। बेशक। तो इंसानी मुआशरा जो है वो गलतियों से और कोताहियों से तो कभी पाक नहीं हो सकता। बेशक। असल बात यह है कि आप गलती जो है उसके जिम्मेदार तक कैसे पहुंचते हैं और उसको सज़ा कैसे देते हैं। ठीक। तो असल अहमियत इस बात की है, इस पे परेशान नहीं होना चाहिए। बड़े अदारों पे बैठे हुए लोग छोटी हरकतें कर सकते हैं, छोटी जगह बैठे हुए लोग बड़े आदमी हो सकते हैं। बिल्कुल। मगर असल बात यह है, कोई छोटा हो या बड़ा, अगर कोई वायलेट करता है कानून को, कोई ज़ाब्ते को, तो उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। ठीक। लेकिन उसकी तहकीक भी ज़रूरी है। सिर्फ आप इल्ज़ाम से जुर्म साबित नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो ये जो भी मामला है, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। दुनिया में आप देख लें, किसी भी मुल्क में चले जाएं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो छोटी छोटी हरकतें करते हैं, हाँ पकड़े जाते हैं, उनको सज़ा मिलती है। ठीक। ऐसा नहीं है कि वो खुले फिरें, दंदनाते फिरें, को उनको पूछने वाला ना हो। तो ये जो वाक़या पेश आया है, जो इल्ज़ाम लगा है और जिसने लगाया है, जो इल्ज़ाम लगा है वो भी एक बड़े आदमी हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने लगाया है वो भी एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के, वो भी एक बड़े आदमी हैं। तो ये जो इल्ज़ाम है, अब इसका नितारा होना चाहिए। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई है और जो राना शमीम साहब हैं वो उनके बेटे जो हैं, वो वकील भी हैं। हाँ जी। वो पेश हुए हैं, उनकी तरफ से वकालत की है और कहा है कि अगली पेशी में वो पेश आ जाएंगे अदालत के सामने। अभी बाहर से आए हुए थे, कुछ अलील थे, थके हुए थे। तो ये मतलब ये कि जो भी सूरत हो, कानून को अपना ताकतवर होना चाहिए। बिल्कुल। और कानून नाफज करने वालों को ताकतवर होना चाहिए। ठीक है। आज की समाअत शम साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने देखा भी है और आप इसको पढ़ा भी है, फॉलो भी किया। जस्टिस अतन मिल्ला साहब ने भी रिमार्क दिए, जो साफ़ी थे जिनके अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि कम से कम आप हमारे रजिस्ट्रार से ही पूछ लेते। तो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? इस खबर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त ये मामला सब जुडिस है, तो हम इस पर कोई इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहते। अंसार अब्बासी साहब जो हैं बड़े जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने तौर पर बड़ी एहतियात की है और उन्होंने जज साहब जो है उनका नाम भी नहीं लिखा, ये भी मेंशन किया, और एफिडेविट उन्होंने शाया किया है। एफिडेविट भी एक हकीकत है, यानी ऐसा नहीं है एफिडेविट के मुंदरजात क्या है, ये बात ज़ेरे बहस है। ऐसा नहीं है कि राना शमीम साहब मुनहरिफ हो गए हों, मेरा तो एफिडेविट नहीं है, ये तो जाली दस्तावेज है जो मेरे नाम से मंसूब कर दी गई है। तो अब देखना होगा कि आज़ादी सहाफ़त उसकी हदूद क्या हैं, ठीक, और फिर अदलिया का एहतराम जो है उसके तकाजे क्या है। तो ये मामला ज़ेर बहस आएगा। अभी तो मीर शकील उर रहमान साहब जो न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, जो आमिर गौरी साहब जो एडिटर हैं, अंसार अब्बासी साहब जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, जिनकी ये स्टोरी थी, उनको भी नोटिस जारी हो गए हैं। वो अपनी सफाई पेश करेंगे, अपना मुकदमा लड़ेंगे। फिर जनाब अतर मिल्ला जो है चीफ जस्टिस, बड़े बाएतबार और बावकार चीफ जस्टिस हैं और उनका बड़ा एहतराम है। तो फैसला
आएगा तो फिर हम देखेंगे। अभी हम कोई जज नहीं है इस मामले बिल्कुल, में, बिल्कुल। ना किसी के वकील हैं। बेशक ऐसा हम तो जो वाकयात पेश आ रहे हैं उनको देख रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या वाकयात पेश हैं आमिर सईद अब्बासी से जान लेते हैं, वो वहाँ पर मौजूद क्या हुआ अदालत में आज? अदालत में आज क्या हुआ? जी आमिर बताइएगा, कहिएगा क्या हुआ आज अदालत में। जी शामी साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब ये तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू की, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी के ख़िलाफ़, तो इस मौके पर अदालत ने नोटिस जारी किए थे। मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और जो अंसार अब्बासी हैं वो पेश हुए, राना शमीम साहब पेश नहीं हुए, उनके साहबजादे पेश हुए और उन्होंने ये इस्तदा की कि वो अदालत की वजह से पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। शामी साहब, जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने सवालात किए अंसार अब्बासी साहब से भी और जो चीफ एडिटर हैं दी न्यूज़ के उनसे भी, कि ये बताया जाए कि सबसे पहले तो क्या आपने वो ये मालूम किया कि जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं इस पूरे इल्ज़ामात में, क्या आपने उसके रजिस्ट्रार से पूछा, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछा जिसके बारे में आपने ये जिक्र किया कि उन्हें कॉल वसूल हुई थी, क्या आपने ये तस्दीक की कि उस वक्त जिन फाजिल जज का आपने नाम लिया जस्टिस आमिर फ़ारूक का, कि क्या वो इस वक्त बेंच हेड कर रहे थे या क्या वो पाकिस्तान में भी मौजूद थे या नहीं थे, क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक उस वक्त एक्स पाकिस्तान लीव पर मौसम गर्मा की तातीलात थी तो वो पाकिस्तान में भी नहीं थे। फिर अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या आपने इस बात की तस्दीक की कि रूटीन में प्रोसीजर क्या होता है जब कोई सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त आती है तो उसमें मिनिमम कितना वक्त लगता है, 3 माह भी लगते हैं, 2 माह भी लगते हैं, तो 9 दिनों में कैसे ये अज्यूम कर लिया गया कि 9 दिनों में, जो क्योंकि 16 जुलाई को ये अपील फ़ाइल हुई थी और 17 जुलाई को ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे इस बेंच में, तो क्या इन 9 दिनों में अदालत सज़ा मुअत्तल कर सकती थी? ये तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक पूरी अदालती कार्रवाई होती है, रिकॉर्ड आता है, फिर दलाइल होते हैं, तो ये कैसे आपने एज्यूम कर लिया बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कि ये सिर्फ 9 दिनों की बात थी? फिर अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि आपने जब ये तमाम तर ये इन एस्पेक्ट्स को नहीं देखा तो उसके बाद क्या आपने ये कैसे आपने ये चीज़ पब्लिश कर दी, क्योंकि ये कोई सोशल मीडिया नहीं था, ये एक ज़िम्मेदार अखबार था और ज़िम्मेदार अखबार की एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, जर्नलिस्टिक नॉर्म्स होते हैं। लिहाजा इन तमाम सवालात के जवाबात में अंसार अब्बासी साहब ने यह कहा कि मैंने जब डॉक्यूमेंट आया तो इस डॉक्यूमेंट के बाद मैंने जो 2 फरीकैन थे जिसमें जो राना शमीम साहब थे और जो साकिब निसार साहब थे, दोनों से रब्ता किया और दोनों का मौक़िफ़ लिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपने जिस इदारे के बारे में बात की वो दोनों जो शख्सियात हैं वो रिटायर्ड हैं और बराह रास्त उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस वक्त जो अदालत में ज़ेर समाअत अपीलें हैं, और जिस इदारे के बारे में आपने रिपोर्ट की उस इदारे से नहीं पूछा, आपने उस इदारे के प्रोसीजर्स को नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि जो फाजिल जज हैं वो ना तो इस बेंच में हैं और ना ही वो पाकिस्तान में हैं बल्कि वो बैरून मुल्क हैं। इसके बाद अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि क्या आपने उनसे ये नहीं दरियाफ्त किया कि जो 3 साल पहले आपको एक बात आपने सुनी थी, बीइंग ए जुडिशियल ऑफिसर आपकी ये ड्यूटी थी कि आप उस मिसकंडक्ट को उस वक्त फ़ौरन रिपोर्ट करते सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। इस इतनी ताख़ीर की वजूहात का सवाल भी आपने उनसे नहीं किया जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं राना शमीम साहब। सो ये कुछ सवालात थे जिनके ऊपर अदालत ने यह कहा कि ये एक सोची समझी साजिश लगती है जो इंसाफ की फराहमी है उसमें रुकावट डालने के लिए और जो अदालतों पर एतमाद है अवाम का वो ख़त्म करने के लिए। और ये उन्होंने कहा कि हम बहुत एहतराम करते हैं इजहार राय की आज़ादी का और मीडिया का और तमाम जो रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विद हैवी हार्ट मैं बहुत बोझल दिल के साथ आप तमाम फरीकैन को मैंने तलब किया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये किसी एक शख्स की तौहीन की बात नहीं है बल्कि ये जो इंसाफ की फराहमी में एक जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में रुकावट है और उसको सबूताज करने की कोशिश की गई है। और अदालत ने ये कहा कि हम इसको इस तरह अननोटिस नहीं ले जाने दे सकते क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की अपीलें ज़ेर समाअत हैं और वो तमाम तर जो कार्रवाई है वो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी की कि ये इतनी ताख़ीर से और एक ख़ास वक्त में ये जो खबर है वो आई है सामने। लिहाजा ऐसे हालात में ये तौहीन अदालत है,
और इसी तौहीन अदालत पर आपको शो कॉज नोटिस जारी किए जाते हैं और आप इनके ऊपर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं ज़ियादुल्लाह नियाज़ी और अटर्नी जनरल हैं वो इनको प्रोसिक्यूट करेंगे। और इसके अलावा इसमें अमाइकस भी मुकर्रर किए गए हैं। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं उनको भी, इसके अलावा मीडिया से ताल्लुक़ हैं रीमा उमर, उनको भी इसमें अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है। और अदालत ने कहा है कि हम इस केस को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये किसी के इजहार राय की आज़ादी के ऊपर कदगन नहीं है, बल्कि ये इंसाफ की फराहमी में जो रुकावट डाली गई है ये उससे मुतल्लिक केस है। ठीक है, बिल्कुल। रीमा उमर तो कानूनदान भी है ना, सिर्फ मीडिया से मुतल्लिक नहीं है। जी जी बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात है। अब मुकदमे की कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी बिल्कुल तो फिर वाज़े होगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ठीक है, हमारा ज़ाब्ता अखलाक क्या कहता है। बिल्कुल। देखिए, एक बात तो है ना कि जस्टिस शमीम साहब जो है वो इससे इनकारी नहीं है, बिल्कुल, मगर सवाल ये है कि अगर वो एफिडेविट जो है वो इनकार ना भी करें तब भी उसकी अशात जो है वो जिम्मेदाराना करार पाएगी या उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, पहले उसको सियाको सबाक को देखा जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये अदालत की कार्रवाई से वाजे हो जाएगा। मगर क्योंकि ये मुकदमा जो है ना, इससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। देखे ना, जो अरशद मलिक थे जिन्होंने ये फैसला लिखा, उनकी एक नाजेबा वीडियो सामने आई। वो अल्लाह को प्यारे हो गए मरहूम, और उन्होंने ये कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि मैं फैसला खिलाफ करूं नवाज शरीफ साहब के। वो मामला भी अभी किसी यानी पाया तकमील को नहीं पहुंचा। तो एक तो कानून की अदालत की कार्रवाई है, एक अवाम पर जो तासुर होता है एक उसका मामला है। बिल्कुल। और फिर अभी आज जरदारी साहब ने भी कहा, आपको पता है कि एक टेप मंजर आम पर आई थी जिसमें जस्टिस कयूम साहब जो थे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ वो जब मुकदमे की समाअत कर रहे थे तो उनसे हमारे सैफुर रहमान साहब जो एहतसाब सेल के चेयरमैन थे और फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब उन्होंने उनसे कुछ गुफ्तगू की थी। और उस गुफ्तगू के नतीजे में वो आईबी के एक अहलकार थे, उन्होंने वो टेप जो है वहां से उड़ा ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, और जब वो मंजर आम पर लाए बड़ा धमाका हुआ। बिल्कुल। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए वो केस रिमांड किया और फिर जस्टिस मलिक कयूम जो है उनको मुस्ताफी होना पड़ा, और चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के, उन पर भी जद पड़ी। तो फिर उसके नतीजे में एक रिलीफ मिला मोहतरमा बेनज़ीर को। तो अब ये जो अरशद मलिक की वीडियो है और फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब का जो बयान है, वो सारे मिलके उन्होंने एक ताना बाना बुन दिया है। ठीक। तो अब देखना यह है कि ये जो मुकदमा है वो रिमांड होता है, अदालत उस पर क्या फैसला करती है। और ये भी देखिए, ये भी जो बात है, अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनकी ये स्टोरी जो है, क्या उनको इस तरह छापनी चाहिए थी? ये दस्तावेज कोई अगर अदालती हो, अदालत से मुतल्लिक हो, तो क्या उसको उस तरीके से छापा जा सकता है जिससे तौहीन अदालत का खदशा हो सकता है? अब ये सवालात हैं। एडवोकेट अहमद हसन राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अब हम अदालत की कार्रवाई जो है उसका इंतजार करेंगे, और ये बड़ी एक सहाफती हलकों के लिए भी और सियासी हलकों के लिए भी और कानूनी हलकों के लिए भी एक बड़ा अहम मुकदमा होगा। ठीक है। राना एम शमीम साहब के साहबजादे एडवोकेट अहमद हसन राना साहब हमारे साथ। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक। राना साहब, ये आपके वालिद साहब, उनकी तबीयत कैसी है? और उनकी बेहतर है, लेकिन आप लोगों को मैं बताता जाऊँ हमारी फैमिली हैज गॉन थ्रू अ लॉट। माय मदर पास्ड अवे ऑन 5th। आपके वालिदा का इंतकाल हुआ, फिर आपके चचा का इंतकाल हुआ। की भी डेथ हुई है, मेरी खाला की भी डेथ हुई है, और अब मेरे चचा 6 नवंबर को मास्टर तालिब हुसैन चौधरी साहब की भी डेथ होगी। तो आप समझ लें अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, सब मरहूमीन की, और आपको सब्र दे। तो राना शमीम साहब जो हैं वो अगली पेशी पर अदालत में तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। जी जरूर। तो आपका क्या मौक़िफ़ है? ये मामला यहीं तय होना चाहिए या किसी और फोरम पर
जाना चाहिए? जी, मैं इसमें बताता जाऊं कि ये एक थोड़ा यूनिक मामला है, क्योंकि इसमें दो टेरिटरी इन्वॉल्व हैं, गिलगित बल्तिस्तान और एक पाकिस्तान। आप लोग तो बाकी बहुत से लोग इससे चीज अवेयर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो गिलगित बल्तिस्तान है ये अभी सेपरेट टेरिटरी है। तो इसमें अगर ये इंक्वायरी होएगी भी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक लेजिस्लेशन पास होनी चाहिए या ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए मेरी नाकिस नॉलेज में, जिसके थ्रू दो, क्योंकि वहाँ भी एक चीफ कोर्ट है और वहाँ भी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है, तो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज और एक ऑनरेबल जज ऑफ चीफ कोर्ट और 3 मोअज़्ज़िज़ ऑनरेबल जजेस ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी उसमें बैठाएं और एक इंक्वायरी करें। हक और बातिल की जंग है, जो हक पे वो सुरखरू हो जाएगा, जो बातिल पे वो फिर उसको विल बी पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सिंपल। आपका यानी जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उन पर मुकदमा जो है पाकिस्तान में किसी अदालत में नहीं चलाया जा सकता, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखें जी, चलाया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है गिलगित बल्तिस्तान। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्पेशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फॉर्मुलेट की जा सकती है ना थ्रू लेजिस्लेशन, थ्रू ऑर्डिनेंस, या कोई स्पेशल जुडिशल कमीशन हो सकता है। जी बिल्कुल, जुडिशल कमीशन, क्योंकि अब एविडेंस तो रिकॉर्ड होगी ना, एविडेंस तो किसी कमीशन के या किसी कमीशन के सामने ही रिकॉर्ड हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ठीक, अगली ओरिजिनल पिटीशन में तो नहीं रिकॉर्ड हो सकती है। तो राणा साहब जो हैं वो इस अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, और मगर उन्होंने वहाँ लंदन में जाकर ये एफिडेविट क्यों दिया? और फिर अभी आज तो फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि उसकी तो अदायगी भी जो है वो नवाज शरीफ साहब ने की है और उन्होंने उनसे मुलाकात करके ये एफिडेविट दिया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब से सबसे पहले तो आप ये सवाल करें कि इन व्हाट कैपेसिटी वो साकिब निसार साहब के लॉयर हैं, क्या है, फिर मैं उनकी जवाब के सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि उनके क्या कैलिबर है, इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मेरे वालिद साहब इन्वॉल्व है तो मैं पर्सनल नहीं होना चाहता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लोग ये बात ही करें, मैं जवाब देना ही नहीं समझता। थैंक यू। ठीक है अहमद हसन राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शमी साहब, फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर है बेनिफिशरीज़ में काउंट किया जा रहा है उन्हें, क्योंकि उनकी हुकूमत आई और ये कहा गया कि फ़ायदा इससे उनको उठाया गया, तो वो तो बात करेंगे। ये जो मामला है ना, ये सियासत का मौजू नहीं होना चाहिए। अगरचे सियासत इससे मुतासर हो सकती है, लेकिन ना तो अगर वो कहते हैं ना फवाद चौधरी साहब, उन्होंने राना शमीम साहब के ऊपर बड़े फिक्रे चुस्त किए हैं और उनके ऊपर हमले किए हैं जो नामुनासिब हैं। राना शमीम साहब भी अदलिया का एक जिम्मेदार किरदार हैं, और साकिब निसार साहब भी चीफ जस्टिस रहे हैं। तो किसी के लिए ये मुनासिब नहीं है, जब अदालत में कार्रवाई हो रही है तो बस वो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ना तो किसी को इसके हक में बोलने की जरूरत है, ना किसी को इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। और आप देखें वो तो ये चौधरी साहब है हमारे पास, चौधरी साहब बड़ा एहतराम है उनका। अब वो तो किसी ने कहा ना, मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने कहा कि आपके हमसाए में हलवा पक रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे क्या? उन्होंने कहा आपके घर में भी आएगा। अच्छा। उन्होंने कहा फिर तुझे क्या? तो बात यह है कि मुकदमा है नवाज शरीफ साहब का और एफिडेविट है राना शमीम साहब का, और उसमें इल्ज़ाम आता है साकिब निसार साहब पर। अब साकिब निसार और अदालत में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब साकिब निसार साहब जाने, राना शमीम साहब जाने और अदालत आलिया जाने, अहले सियासत जो हैं वो अपने कपड़े अपने पास रखें। अपने कपड़े में, अपने मामले में। फवाद चौधरी साहब, आपको आज उन्होंने बयान दिया कि जो इलेक्शन कमीशन का केस है, इसी बात के साथ मैं उसकी जाने बढ़ता हूँ कि उन्होंने माफ़ी मांग ली अपने बयान पर। पहले संगीन इल्ज़ामात लगाए, फिर उन्होंने कहा कि मैं माउथ पीस हूँ, जो मैं बात करता हूँ वो लाजमी नहीं कि वो मेरे ही अल्फाज हों, अल्फाज कहीं और से आते हैं। नहीं, अल्फाज कहीं से और से आते हैं। यानी आप देखिए वो काबीना के तर्जमान हैं। बिल्कुल। तो फिर तर्जमानी उनको आसान तरीके से करनी चाहिए। बेशक। आप बहुत सख्त बात जो है बहुत नर्म अल्फाज में भी कह सकते हैं, और नर्म बात जो है वो सख्त लहजे में भी कह सकते। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, एक काबिल एहतराम अदारा है। उसके बारे में बात करते हुए कोई
जुबान जो है उसको बड़ा संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज उन्होंने जो काबीना की तर्जमानी जो है वो अपने नुक्ता नजर का आज़ार कर सकते हैं। उसमें यानी एक झपटने की क्या जरूरत है। तो अब आज उन्होंने एक नीम दिली से मुआफी मांगी है। अब उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप इसको तहरीरी तौर पर दाखिल कर दें अपनी माजरत को, बिल्कुल, उसके बाद फिर उसका जायजा लेंगे। और आजम सवाती साहब तो पेश ही नहीं हुए, कहने लगे सेनेट का इजलास हो रहा है। तो आज तो चाहिए था कि सुप्रीम को अपना इलेक्शन कमीशन जो है वो तो 4 बजे के वक्त मुकर्रर कर देता कि आ जाए सेनेट के इलेक्शन के बाद, सॉरी इजलास के बाद। आप देखिए आजम सवाती साहब ने जो बदतमीजी का इजहार किया। इमरान खान साहब जो हैं वो बात करते हैं ना मदीने की रियासत की, तो मदीने की रियासत के जो वाली थे वो तो सबसे पहला सबक ये है, बेशक, अच्छी बात कहो, अच्छे लफ्जों में कहो, बेशक। तो उनको तो खुद कान पकड़ा देने चाहिए थे, मुर्गा बना देना चाहिए था आजम सवाती का, बिल्कुल, कि भाई आपने ऐसी बदतमीजी के अल्फाज क्यों अदा किए। और आज जितने वो दंदना के कह रहे थे आग लगा देनी चाहिए, उनको तो चाहिए था आज मिट्टी का तेल लेके आते, माचिस लेके आते, आग लगाते। अब वो भीगी बिल्ली बनके सेनेट के इजलास में जनाब शरीक हैं। अब कब तक बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आना तो पड़ेगा और माजरत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करें, बिला सोचे समझे बोलना ये इंसानों का शेवा नहीं है। शरीफ इंसानों का, अक्लमंद इंसानों का, तालीम याफ्ता इंसानों का, सियासतदानों का पहले तोलें फिर बोलें। ठीक है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पे शामिल साहब आपकी टेक लेना चाहूँगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया है, क्या इत्तेहादियों के साथ क्या जादू की छड़ी चलाई गई, इस हवाले से क्या कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से, पहले वो सुना देते अपने नाज़रीन को, फिर इस पर बात करते हैं। सर कल के इजलास बारे में आप कोई एक कमेंट कीजिएगा। सर कल के इजलास कितने पर उम्मीद है सर कभी कभी कमेंट कर जाया करें सर। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जब कदम रखता है ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं, फिर शामिल साहब की जानिब बढ़ते हैं। सर ईवीएम पे शिकस्त दे पाएंगे हुकूमत को? हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तो इत्तेहादियों के साथ, उनके इत्तेहादियों से राब्ते हैं आपके कुछ? इन हाउस चेंज का कुछ हो रहा है सर? मेहरबानी, शुक्रिया। शामिल साहब, इमरान खान साहब खासे कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो खेल को सियासत के साथ मिला रहे हैं, लेकिन सियासत और खेल में थोड़ा फ़र्क होता है, उनका कॉन्फिडेंस आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सियासत तो खेल जो है उसके तो कवायद ज़वाबित होते हैं, उसमें तो रेफरी होता है। बिल्कुल। आप देखिए ना, आप छोटी सी वायलेशन करें आप पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। बॉल जो है नो बॉल हो जाती है, टेम्परिंग भी होती है। उसमें पे ऐसा खुली छूट नहीं होती। हाँ, सियासत में खुली छूट है और पाकिस्तानी सियासत में तो बिल्कुल खुली छूट है। तो अगर वो सियासत को क्रिकेट की तरह खेले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब ने इजलास बुला लिया है। बिल्कुल। अब वो बिल वहां पेश करेंगे। लगता है इत्तेहादी जो हैं उनका दिल मुट्ठी में कर लिया गया है। ठीक, ऐसी क्या जादू की छड़ी चली? ऑपोजिशन जब भी शोर मचाती है, जब भी इसका दबाव बढ़ता है, इत्तेहादियों की चांदी हो जाती है। क्योंकि इत्तेहादी जो हैं वो दाएं बाएं होते हैं, करवटें बदलते हैं, आंखें दिखाते हैं और उसके नतीजे में अपने मुतालबात मनवा लेते हैं। कोई फंड्स भी ले लेते गिव एंड टेक किया गया, यानी कि कोई मुतालबात पूरे करा लेते होंगे। ठीक है, मुतालबात पूरे करा, कोई तरक्याती मंसूबे अपने मंजूर करा लेते होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उनको चैन आ जाता है, फिर वो अपना असूली लगता है चैन आ गई। आज इत्तेहादी जो हैं लगता है कुछ सुकून में आ गए, और इसीलिए ये वजह कि खान साहब कुछ हमारे मुनिस अली साहब ने तो कहा कि हम उनको वोट देंगे। हाँ जी, एमकेएम के बारे में भी हाँ जी ऐसी खबर आएगी। वो चीमा साहब जो हैं वो कुछ पहलू बदल रहे थे, लेकिन वो भी पहलू जो है सब सुकून में आ गए। पहलू जो है वह पहलू में आ बैठेंगे, पहलू वो भी आ बैठेंगे, ये कहना है। तो अब अपोजिशन को समझना चाहिए कि उसके दबाव से
इत्तेहादियों का दाव लग गया है। इसी बात के हम बढ़ते हैं नाज़रीन, ब्रेक की जाने वापस आते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने NA 133 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, जमशेद चीमा, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। और अब क्या आप देख रहे हैं हल्के में क्या डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया? हाँ जी। नहीं, वो तो एक बड़ा क्लियर केस है, क्योंकि उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो उनको प्रपोज नहीं किया और सेकंड नहीं किया उस हलके के वोटर्स में। तो ये तो कानून में सरीहन लिखा हुआ है, आप इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी लड़ सकते हैं अगर आप वोटर हैं कौमी असम्बली का। पूरा मुल्क एक हलका है। अच्छा। लेकिन जिस हलके से आपको लड़ना है उसका कोई वोटर आपको प्रपोज करेगा और फिर वो उसको सेकंड करेगा। तो उनको और उनकी बेगम साहबा को, जो उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी, उन्होंने एक प्रपोजर और सेकंडर दूसरे हलके से का ले लिया। अब ये मैं जहां रहता हूं, ये इलेक्शन वहां होना है, ठीक, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सही। तो अब जमशेद चीमा साहब जो हैं वो बेचारे इस वक्त खाली हाथ हैं। वो खसूसी मुआवन जो है उससे भी मुस्तफी हो चुके हैं। अब पता नहीं वो मनसब दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, कि इमरान खान साहब वो कहेंगे जनाब आपने कागजात को ठीक तरह से पूर्ण नहीं किए। मेरा ख्याल इस पे भी एक कमीशन कायम होना चाहिए। ठीक है, चलो कि भाई ये कैसे, ये चीमा साहब ने को हाथ किया है या किसने, या उनके साथ हाथ हुआ है, ये बड़ा अहम सवाल है ना? और ये इसकी भी तह तक पहुंचना चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। और देखते हैं अब इसमें आगे जाके क्या होता है। अगला हमारा जो टॉपिक है, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट, उनके दफ्तर पर वकला की जानिब से धावा बोला गया, तोड़फोड़ की गई। वहाँ पर ये क्या माजरा है, ये क्या मामला, शमी साहब जानेंगे। उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा एक अफसोसनाक मंजर देखा है, उनके दफ्तर पे धावा बोला है वकीलों ने, खातून असिस्टेंट कमिश्नर और तोड़ फोड़ की है और तहस नहस किया है। उमर फारूक हमारे साथ हैं। तो उमर फारूक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताइए ये क्या हुआ, क्या है ये मोहतरमा, क्या नाम है इनका? ये सोनिया सदफ साहब। सोनिया सदफ नाम है इनका जी। शामी साहब ये सियालकोट बार के सीनियर एडवोकेट हमायूं भुट्टा और जमील अनवर हैं। उन्होंने 1982 में एक जो ऑक्शन के जरिए एक प्रॉपर्टी खरीदी थी प्रेम नगर, सियालकोट का इलाका प्रेम नगर है, ठीक। और उसकी जो रजिस्ट्री है वो बजरिया अदालत, जिसको हम सुल्तानी बैनामा भी कह सकते हैं, वो करवाई थी अदालत के जरिए। और अदालत के ही जरिए वारंट दखल, जिसको हम कब्जा कहते हैं, वो लिया था। आज जुमेरात की रात जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ ने जो है वो पुलिस के हमरा और फायर ब्रिगेड और दीगर जो भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की। और नहीं, उनके पास भी कोई जवाब तो होगा ना इसका। एक्चुअली उस जगह पे शामी साहब ये पार्क बनाना चाह रहे हैं, और वो एक वकला के साथ उनका तनाजा चल रहा था, जिसपे ये काफी अरसा से ये चीजें चल रही थी। नहीं, और आपके ख्याल में जो असिस्टेंट कमिश्नर ने वहां कब्जा किया है वो उनको नहीं करना चाहिए था, ये कहना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल। जो वकला की जानिब से हमारे सामने जो चीजें आई हैं या जो उनकी तरफ से जो कागजात हमने देखे हैं उसके मुताबिक तो नहीं तो कानूनी तौर पे तो वो जगह पे काबज भी वो हैं और जगह भी नहीं। सवाल ये है, अगर उनका मुकदमा मजबूत है तो वो अदालत में जाते, ये खालिद हुसैन कुरैशी साहब से पूछ लेते हैं, कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में जाते, दावा बोलने का क्या जवाब है? ये जो है उन्होंने जब ये सारा मामला हुआ है और जो वकला की जानिब से मौकफ अपनाया गया है, उनका ये कहना है कि सीनियर एडवोकेट के साथ जो है ना उसी रात सोनिया सदफ साहिबा की जानिब से जो है वो बदतमीजी भी की गई थी। वो हो, सवाल ये है कि बदतमीजी मौके पे जवाब देते, यही सवाल खालिद हुसैन कुरैशी साहब दावा बोलना तो बजाते खुद है गुंडा करती है। वो तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो इसमें जरा आप ये हमारे साथ हो, ठीक है, खालिद हुसैन कुरैशी साहब, उनसे भी बात करते हैं। जी जी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। खालिद साहब ये क्या हुआ पूरी दुनिया में, एक आपने अपना नाम जो है उसको एक कालक लगा ली है। पहले तो लाहौर में इस तरह के तमाशे होते थे, अब आपके वकीलों ने भी हमला कर दिया असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पर और अदालत पर। सर पहले हमला तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने किया है, हमारे दो सीनियर एडवोकेट हैं, हमायूं भुट्टा साहब और चौधरी जमील अनवर साहब। दुरुस्त है।
उन्होंने 82 में जमीन ली थी, वैक्यू प्रॉपर्टी है, नीलामी में ली, फिर उनकी डिग्रियां हुई और वारंट दखल जारी हुआ उनकी फेवर में। तो एसी साहबा ने जुमेरात की रात को 100-150 पुलिस ऑफिसर लेके और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां लेके तो उनकी 4 दीवारियां मस्मार कर दी हैं और मलबा भी उठा के ले गई। हमने इनसे कहा था कि अगर उनकी एंटाइटलमेंट जैली है तो आप वकीलों के खिलाफ पर्चा दें, हम कब्जा ग्रुपों के साथी नहीं है। लेकिन अगर उनकी मलकियत दुरुस्त थी और कब्जा दुरुस्त था, अदालत के जरिए लिया गया था, तो फिर आपने किस हैसियत से उनको मस्मार किया है? तो इसलिए आपको फिर हाई कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था, सेकंड कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था। सर केस चल रहा है, महमूद अफसर शाह साहब है सिविल जज, उन्होंने वारंट दखल जारी किया था, 24 तारीख है कंटेम्प्ट में। तो कानून की अदालत जो है, आपने उसको पसे-पुश डाल दिया और अपना धावा बोल दिया। सर उन्होंने पसे-पुश डाला नहीं, आपके वकीलों को क्या हक हासिल है कि वो इस तरह की जबरदस्ती करें और हमला करें? कानून की अदालत एहतजाज देखे ना, हमारे साथ हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं, अच्छी रेपुटेशन है उनकी, को कब्जा भाई रेपुटेशन तो इसी से पता चल गई। ठीक है, जो आपने किया है आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुरैशी साहब आपकी टेक भी आ गई, लेकिन आप मुझे बताइए, आप कानून की अदालत में जाएं, बिल्कुल हाई कोर्ट में जाएं, सेशन कोर्ट में जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। शामिल साहब, ये हम नुक्ते आपने उठाए, हमें ब्रेक के जाने बढ़ा। नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।